सो हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर क्लास साइंस वाले मास्टर जी। सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू टैकल फिजिक्स इन 22-23 एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप 12th के एग्ज़ाम को किस तरीके से टैकल करेंगे। ठीक है, दिस सेशन इज़ रिगार्डिंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है 22-23 सेशन में। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक थोड़ा सा एक सेशन है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, वाई फिजिक्स इज नॉट सब्जेक्ट जस्ट इट्स अ फील्ड। देखो ये लिखा है फाइव फिजिक्स इज इन की जगह ये इज होना चाहिए। ठीक है, शायद पीपीटी में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। फिजिक्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ फील्ड। देखो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा कि जो फिजिक्स का एग्ज़ाम है ना, वो एक सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप उसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे, बर्डन लेके पढ़ोगे, तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिजिक्स का एग्ज़ाम एक फिजिक्स ना एक सब्जेक्ट ही नहीं है बेटा, इट्स अ फील्ड। ये आपके सराउंडिंग्स के रिलेटेड होता है। ठीक है, फिजिक्स मुझे मुझे पर्सनली मैं बताऊँ, फिजिक्स बहुत ही सब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा है मतलब, है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, बिकॉज ऑफ जो मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने इसको इस तरीके से पढ़ाया है कि वो एक सब्जेक्ट मुझे लगा ही नहीं। मतलब मैंने हमेशा आसपास की चीज़ों पे फिजिक्स ढूंढा है। जैसे लाइक एक प्रोजेक्टाइल का ही केस ले लेते हैं। देखो उसमें से एक बंदर गिर रहा है पेड़ पे से, ठीक है, और एक जो शूटर है उसको शूट कर रहा है भाई। क्या उसको बुलेट है, क्या उसको हिट करेगी या नहीं करेगी, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बंदरों वाले आपने देखे होंगे, एच सी वर्मा का भी आपने सॉल्व की होगी। ठीक है, तो मतलब देखो आसपास की चीज़ों से ही तो फिजिक्स रिलेट करती है ना। एक गाड़ी चल रही है भाई, उसको इतना टाइम में ब्रेक मारा है, इस वेलोसिटी से चल रही है या एक्सेलरेट हो रही है, तो कितनी दूर पहुंचेगी या कितने टाइम में स्टॉप होगी, है ना। तो मतलब हम आसपास की चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, है ना। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा। आप देखो कोई भी, लाइक आप मैथमेटिक्स को रिलेट नहीं कर पाओगे इतने आसपास की चीज़ों से, लाइक, है ना। और केमिस्ट्री को रिलेट नहीं कर पाओगे जितना आप फिजिक्स को कर पाओगे। ठीक है, फिजिक्स आपकी हर चीज़ में आपको फिजिक्स मिलेगी। ठीक है बेटा, तो फिजिक्स को आप बर्डन लेके ना पढ़े, मेरा पहला सजेशन तो यही रहेगा आपको कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, उसको फील करोगे ना तो उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिजिक्स इक्वेशन आर नॉट जस्ट इक्वेशन, दे आर एक्चुअली स्पीकिंग। देखो फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन ना, इक्वेशन सिर्फ जस्ट, दिस इज नॉट अ जस्ट इक्वेशंस। ये इक्वेशंस एक्चुअली में बोलती है आपको कि क्या बोलती है भाई। जैसे मान लो ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये, ठीक है, पी इजकल टू भाई क्यू इंटू टू एल है ये हमारे पास। ठीक है, तो यानी जो डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब डाइपोल क्या होता है, देखो डाइपोल आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि स्ट्रेंथ क्या है ना। डाइपोल कितना स्ट्रांग है भाई, उसकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, कितनी दूर तक है। लाइक जैसे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा आर क्यूब के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल की वो आर क्यूब के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आइसोलेट चार्ज पार्टिकल का देखें तो क्यू अपॉन 4 पाई नॉट आर स्क्वेयर होता है, यानी आर स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करोगे बेटा, तो 1/r स्क्वेयर होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, और ये 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका मतलब ये समझ रहे हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना डाइपोल की रैपिडली डिक्रीज होगी एज वी मूव फ्रॉम द चार्जेस। ठीक है, जैसे ही हम डाइपोल से दूर जाते रहेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल है भाई। ठीक है, तो आप ना इस तरीके से रिलेट करो कि हाँ यार इसका मतलब होता क्या है, प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है। इक्वेशंस सिर्फ इक्वेशंस ही नहीं होते, इनका मतलब भी कुछ होता है कि इनहेरेंट मीनिंग होता है उनका, है ना। तो फिजिक्स की इक्वेशन को कभी भी रट्टा मारने की कोशिश मत करो, उसका मतलब फाइंड आउट करने की सोचो कि भाई आर क्यूब है, आर स्क्वेयर क्यों नहीं है ना, लाइक, और इसका मीनिंग क्या है ना। तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा और इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फिजिक्स इज द मदर साइंस। देखो बेटा फिजिक्स है ना जो, वो आप बोल सकते हो कि एक मदर साइंस है, मतलब फिजिक्स, क्योंकि बेटा फिजिक्स है ना जो आपको ये फिजिक्स आपको आसपास की चीज़ों से रिलेट करते हो, और हर एक चीज़ में तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, है ना। तो आप नेचर में फाइंड आउट करोगे तो इसका मतलब क्या है, नेचर क्या है, नेचर इज द मदर।
है ना। और जितनी भी साइंस की स्ट्रीम है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती हैं, ठीक है। ये सब मैं इस क्यों बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि फिजिक्स मैं फिजिक्स को ये एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं देखना चाहता कि सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा कोरिलेट करेगा, ठीक है, सबके सब्जेक्ट से। नेक्स्ट है सिलेबस। देखो सिलेबस की बात करें, अगर आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ये 9 यूनिट है, ठीक है। आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी कितने मार्क्स की है बच्चों, 16 मार्क्स की है। वहीं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और अल्टरनेटिंग करंट है वो 17 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जो ऑप्टिक्स है वो 18 मार्क्स का है, मतलब ये मोस्ट वेटेज है इसकी, ठीक है। ऑप्टिक्स का वेटेज इतना ज़्यादा है कि आपको पास और फेल कुछ भी करा सकता है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना ऑप्टिक्स को, ठीक है। ड्यूअल नेचर एंड जो एटम्स न्यूक्लियाई है वो थोड़ा कम वेटेज है 12 का, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी सेमीकंडक्टर वाला जो पोर्शन है वो 7 मार्क्स का है आपका, ठीक है। तो टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा इसमें। चलो आगे बात करते हैं हम कि क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्या होगा। आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे अपने पेपर में, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल चॉइस नहीं होगी, इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 36 क्वेश्चन है 35 अटेम्प्ट करने हैं, नहीं, मतलब होंगे तो 35 क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में कोई इंटरनल चॉइस मिलेगी। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। 4-5 क्वेश्चन, 5 इसमें सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में जो 18 क्वेश्चन होंगे, मतलब 18 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। और दूसरा सेक्शन बी में बेटा 7 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी की बात करें तो उसमें 5 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, यानी 3-3 मार्क्स से हमारे 5 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन डी कंटेज 3 लॉन्ग क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन होंगे आपके वो क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और 5 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन, हर एक में चॉइस मिलेगी जरूर इसमें। और सेक्शन ई कंटेंट 2 के, इसमें इस बार एक नया चेंजेस आया है कि 2 की स्टडी डाल दी है इस बार, ठीक है। देर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आपको 35 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन 35 अटेम्प्ट करने हैं, ओके। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस कैन बी प्रोवाइडेड, ठीक है, इंटरनल चॉइस होगी। कैलकुलेटर नॉट अलाउड, वो तो पता ही है आपको, ठीक है। चलो बात करते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर को टैकल करें, ठीक है। हाउ टू टैकल 1 मार्क क्वेश्चन। देखो 1 मार्क क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे बेटा। देखो वाई चूज एन ऑप्शन इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। मैं हमेशा जब भी MCQ सॉल्व करता हूँ तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता बेटा कि जो आपका जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर जो है वही सही आंसर क्यों है, बाकी 3 क्यों गलत है, ठीक है। यही आपको करना है बेटा। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, चाहे सॉल्व करके आए कैसे भी, वो आया है और बाकी क्यों नहीं हो सकते। लाइक ये क्वेश्चन है जैसे अ सिस्टम कंटेनिंग 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस कोड, क्या बोलेंगे भाई उसको, आप बताओ इसमें कमेंट सेक्शन में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, नन ऑफ दी। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपको पता है, आपका आंसर आ गया बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन को भी आपको एक बार नज़र मारनी है कि ये क्यों नहीं हो सकते। लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया वेक्टर, किसी गिवन एरिया वेक्टर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक स्पेस है सराउंडिंग चार्ज पार्टिकल के, नन ऑफ दी ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू टैकल 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है बेटा। सबसे पहले तो आपको ड्रॉ द, जैसे एक क्वेश्चन है गो टू अप टू, मतलब ट्रिक बता देता हूँ पहले कैसे सॉल्व करना है। गो अप टू द मार्क आंसर, ठीक है। इसमें 2 मार्क्स में अब एकदम ना आपको हाँ अप टू द मार्क्स आंसर लेना है। इसमें फालतू का कुछ नहीं लिखना कि ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, नहीं, जितना एग्जामिनर ने पूछा है उतना आंसर देना है आपको, उससे ज़्यादा और उससे कम लिखने की कोशिश मत करना। जैसे ड्रॉ द वोल्टेज करंट VI कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है एक डायोड की, एंड मार्क इट्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर, IV लिखना है बस, उसके बारे में ड्रॉ नहीं कर, बंदे को ड्रॉ करना है, उसको एक्सप्लेन करने लग जाना कि भी कि ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है भाई, रिवर्स से फॉरवर्ड, अभी आप रिवर्स और बाइस को फॉरवर्ड बाइस को एक्सप्लेन कर रहे हो, नहीं बेटा, ठीक है। जितना पूछा गया है उतना ही आंसर देना है इसमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा थोड़ा सा और आपको मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं, ठीक है, ज़्यादा लिख के क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है हाउ टू टैकल 3 मार्क्स क्वेश्चन। बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, यूज़ पॉइंट वाइज मेथड टू आंसर। हमेशा देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है कि उसको पॉइंट वाइज
और मेथड का आंसर देना। अब देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ना जैसे क्वेश्चन का आंसर जैसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखोगे एक तो आंसर देने, या फिर पॉइंट वाइज तरीका। तो हमेशा मेरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि पॉइंट मतलब पॉइंट बना के लिखो, ठीक है। पैराग्राफ को स्प्लिट करके लिखो, अगर पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिखोगे तो आप, ठीक है। इसमें डायग्राम बनाया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। फालतू का डायग्राम मत बनाना इसमें भी, ठीक है। ओके, तो इसमें सजेशन मेरा ये रहेगा कि इसमें पॉइंट वाइज मेथड आपको यूज़ करना है, ठीक है। पॉइंट बना के 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। पैराग्राफ को स्प्लिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट इन हैज़ ए टोटल एनर्जी कैलकुलेट, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आंसर देना काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ऐसे ही वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। तो वन एक पॉइंट का एक आंसर है, मतलब एक पॉइंट का एक मार्क है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू टैकल 5 मार्क्स क्वेश्चन। देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करेंगे। यूज़ प्रॉपर डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। बेटा जिस जिस जो भी आपका मतलब ज्ञान है एक्चुअली में, वो आपको यहाँ उड़ेल देना है, ठीक है। 5 मार्क्स क्वेश्चन में जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करना है वो यहाँ कीजिए आप। डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन, यूज़ डायग्राम एंड अ प्रॉपर डायग्राम अगर डिमांड किया है तो क्वेश्चन में बनाइए, ठीक है। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए इसको, ठीक है। हेडिंग डालिए अच्छे से। ओके, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू टैकल केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। केस स्टडी क्वेश्चन को देखो, रीड केयरफुली केस स्टडी देन गो फॉर अप टू द मार्क्स आंसर, ठीक है। केस स्टडी को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ना। केस स्टडी में जो इसमें भी 1 लाइनर आंसर होंगे, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन में को एक ही मार्क मिलेगा बेटा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, अप टू द मार्क आंसर जाना है इसमें, ठीक है। और ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है, ठीक है। तो केस स्टडी में आपको पहले तो सबसे पहले किस से रिलेटेड है पैराग्राफ, किस चीज़ से, ठीक है, उसका टॉपिक क्या है, तो आपको अच्छे से वो पढ़ लेना है और फिर अप टू द मार्क्स आंसर जाना, एक लाइन से ज़्यादा नहीं, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स टू डू फॉर बेटर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अब कुछ बातें हैं जिनको मैं आप बताना चाहता हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम का देखने का परसेप्शन, आपको तैयारी करने का परसेप्शन बिल्कुल बदलेगा अगर आप ये चीज़ करोगे तो, ठीक है बेटा। सबसे पहले मेक अ रियलिस्टिक रिवीजन स्केड्यूल। देखो बेटा एक ऐसा स्केड्यूल बनाइए, अभी भी जो टाइम बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। फिजिक्स का पेपर है, अब अभी भी आपके पास अराउंड 15 डेज़ है। तो सबसे पहले अभी भी एक ऐसा रियलिस्टिक रिवीजन शेड्यूल बनाना है कि हाँ भाई इतना प्रॉपर इस यूनिट को इतना टाइम देना है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त ने बना लिया 6 घंटे का, भाई वो 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, आपकी इतनी कैपेबिलिटी है नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, है ना, जो आपको सूट करेगा। फाइंड अ रिवीजन स्टाइल दैट सूट्स यू, है ना। अपने ऐसा बनाना है, क्या पता आप मान लो 6 घंटे का स्केड्यूल आपने बना लिया और आप फॉलो नहीं कर रहे, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि यार मेरा तो एक भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो बेशक से बेटा 2 घंटे पढ़ें आप, लेकिन अच्छे से पढ़े, है ना। मेरे सर कहा करते थे हमेशा कि बेटा झाड़ू लगाओ तो ऐसी लगाओ कि तुमसे बेहतर कोई ना लगा सके। मतलब उनका कहने का मतलब यही था कि परफेक्शन लेवल पे ले जाना है हर चीज़ को, ठीक है। कम कर लो, ठीक है, पर वो अच्छी से लिखोगे उसको तो उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो यही कहना चाहता हूँ मैं आपसे। कस्टमाइज़ योर नोट्स टू मेक देम मोर पर्सनल, है ना। अपने नोट्स को बेटा, जो आपने नोट्स बना रखे पूरे साल, उसको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिखो, है ना, ठीक है। अब जैसे बुक्स है, बुक्स आपके पास एक प्रॉपर बुक में भी लिखना है तो हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, है ना। ऐसे नोट्स में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। उनको और कस्टमाइज़ करेंगे शॉर्ट की फॉर्म में, ताकि इंपॉर्टेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है कि भाई ये आपको पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हाँ बेटा ये ध्यान रहे कि आप ना, ऐसा नहीं है कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको लगता है कि जो भाई देखो सबको अपनी कैपेबिलिटी का भरोसा होता है कि कितना पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए आप ना ऐसा मेक श्योर कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 80% भी करेंगे और अच्छे से करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपको, ठीक है। उतना पढ़ेंगे तो आप लुक एट पास्ट एग्जाम पेपर्स। हाँ बेटा ये ध्यान रहे, PYQ आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनसे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। उससे आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप देखो
फर्स्ट टाइम जाओगे और एग्ज़ाम को वहाँ पे फेस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है कि अरे मैंने तो अभी तक नोट्स ही पढ़े थे और अचानक से ये क्या आ गया इसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है इसमें ना, आपको पी वाई क्यू जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व कीजिए इस टाइम, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है टेक रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स, ब्रेक्स लीजिए अपने प्रॉपर, ठीक है। आप देख लीजिए, आपको जैसे मान लो 2 घंटे पढ़ाई की है तो आप 10-15 मिनट के, आप 20 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। हाँ, ब्रेक ये नहीं है कि आप इंस्टा चलाने लग जाओ भाई, वो तो ट्रैप हो जाएगा। एक सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। मैं ये एक्स्ट्रा सजेशन देना चाहता हूँ बच्चों को कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग आउट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी है ना, वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप ना उसको सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी एनर्जी मिसयूज़ हो सकती है बेटा, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पे एक बार आपने लॉगिन करके, क्या पता किसी का मैसेज आ गया या फिर किसी से भाई किसी की पोस्ट को स्क्रॉल करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें, रील देखने लगे। नेक्स्ट है रिवॉर्ड योरसेल्फ। बेटा छोटे छोटे अपने लक्ष्य बनाइए और उन लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अपने आप को रिवॉर्ड, अपने आप को शाबाशी दीजिए। ऐसा बना लीजिए, देखो हाँ यार, मैं अगर ये मैंने कर लिया तो मैं शाम को चॉकलेट खाऊंगा या पिज़्ज़ा खाऊंगा, है ना, जो भी एक अच्छी चीज़ें हैं। कोई भी आप इस तरीके का अपने अकॉर्डिंग, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। डू समथिंग फिजिकल। हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के बस हर टाइम किताब में घुसे रहेंगे, नहीं बेटा, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। उससे क्या होगा, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खेलने जाइए थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन रहेगा अच्छा तो आपका माइंड अच्छा रहेगा और अच्छा चलेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है रेफरेंसेस टू बी फॉलोड। मैं ये चाहता हूँ कि आप एन सी आर टी टेक्स्ट बुक पढ़िए अभी भी, ठीक है। एन सी आर टी टेक्स्ट बुक्स के एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। ज़्यादा हायर प्रॉब्लम, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। एन सी आर टी एग्जाम्पलर सॉल्व कर सकते, एग्जाम्पलर के लिए क्योंकि एम सी क्यूज़ आ रहे हैं बेटा 18, तो एग्जाम्पलर से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। एम सी क्यूज़ होते हैं उसमें बहुत सारे। एस एल अरोरा, यस, एस एल अरोरा आप यूज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक है। वो एक अच्छी बुक है किसके लिए, नोट्स के लिए, है ना, जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं। उसमें डेरिवेशंस वगैरह सही से दिए हुए हैं। एग्ज़ाम आइडिया में पी वाई क्यू बहुत सारे हैं तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप ओसवाल सैम्पर पेपर ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, तो मैं जस्ट रिव्यूज़, अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग और मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है तो ये बुक्स मैं रेफरेंसेस देना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। और कोई क्वेरी और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा, ठीक है। दिस फॉर आवर टुडे सेशन, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये सब करेंगे तो बेटा बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है। और चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना बेटा। थैंक यू।